Hello everyone. I'm here again with a new topic or with a new chapter of your regional organization. तो आज के हम इस वीडियो में सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, जानेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, रीजनल कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनती हैं वो क्यों बनती हैं, और सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको इसके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताऊँगी। मैं इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में बताऊंगी, मेंबर्स बताऊंगी और इनके कॉपरेशन की वजह क्या है या फिर इनके कौन से मेजर एरियाज हैं जिन पर ये वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे रीजनल कॉपरेशन क्या होता है। ठीक है, देखो रीजनल कॉपरेशन का सेम सा मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कोई रीजन है, एक कोई जगह है। ठीक है, यहाँ की जगह है, यहाँ पे ये 5 घर, एक घर ये है, एक घर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और लास्ट में ये है। मान लो ये 6 घर हैं। ठीक है, इनके पानी का सिर्फ एक ही सोर्स है, क्या? ये नदी। इन लोगों ने इस पानी में इतना कूड़ा कचरा डंप कर दिया है कि पूरी कैसी हो गई है, काफ़ी पॉल्यूटेड नदी हो गई है, पूरी की पूरी नदी ऐसी हो गई है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ बन के इनके घर में आ रही हैं। ठीक है, ये उन बीमारियों से परेशान है। फिर उनमें से एक घर ने डिसाइड किया कि हम इस नदी को साफ़ करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा नदी तो हम सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं अकेला साफ़ क्यों करूँ। तो फिर ये जाता है इससे कहने के लिए कैसा है, हम नदी साफ़ करने वाले हो, तुम्हें हमारे साथ काम करना पड़ेगा। हम क्यों करेंगे? तो ये इससे कहे क्योंकि तुम इसको यूज़ करते हो और जब तुम यूज़ करते हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम इसको साफ़ भी करो। तो इस तरीके से ये 5 लोग एक दूसरे को 6 लोग एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। फिर इनका क्या होता है, एक मोटिव होता है, एक एजेंडा होता है। उनका एजेंडा क्या होता है? इस नदी को साफ़ करना। तो यहाँ से हम क्या समझे, जब बहुत सारे देश, जब बहुत सारे लोग एक ही माइंडसेट से एक ही एजेंडे को साथ लेकर आते हैं तो क्या कहलाता है? एक कॉपरेशन और एक एसोसिएशन कहलाता है। वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर क्या होता है, कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ आती हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था समझाने के लिए, बेसिक सा एग्जांपल है, हर घर का एग्जांपल मान लो या फिर कहीं का भी एग्जांपल मान लो पास का। लेकिन ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं होता है कि एक लड़ाई को एक नदी से है उसको लेकर लड़ रहे हैं या फिर किसी फलानी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाया उसको लेकर नहीं। इनके बहुत बड़े इश्यूज होते हैं। जो इश्यूज हम सोच रहे हैं हाँ वही होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गया। ठीक है, और कोविड हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोविड हो गया। देखो कोविड फैला चाइना से था। ठीक है, अगर कोई भी कंट्री इसको मना कर रेसिस्ट कर देती कि नहीं हम अपने मतलब कि फ़्लाइट्स बंद नहीं करेंगे, ये नहीं हमारा चलता रहेगा और हम वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, तो सोचो उस कंट्री के जो लोग थे वो आगे इधर उधर ट्रैवल करते तो सारे लोगों को फिर से इन्फेक्शस कर देते। ठीक है, सारे लोग फिर से मरना स्टार्ट हो जाते, कोविड के केसेस बन जाते और मे बी एक दो कंट्री अगर ऐसी नेग्लिजेंस दिखाती, ठीक है, बड़ी बड़ी कंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा रेट थे इसके पॉजिटिव थे कोविड के, जस्ट अ सेकेंड, तो वो क्या हो सकता था, एक बहुत बड़ा हमें देखने को मिल सकती है त्रासदी जिसको कहते हैं। भाई पता नहीं कितने, हाउ मच मैनी ऑफ वाइप्ड ऑफ, और हम पता नहीं कितने और मर जाते अगर थोड़ा सा भी किसी ने कॉपरेशन नहीं दिखाया होता। तो इसमें कॉपरेशन दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे एजेंडा, कोई ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें कोई एक कंट्री डील नहीं कर सकती, और खासकर ये कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं। कैसे होते हैं, मान लो अर्थक्वेक आ गया, क्या अर्थक्वेक को पता है कि मुझे पाकिस्तान में आना है और इंडिया में नहीं आना है? बिल्कुल नहीं पता है। वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, वॉल्केनो को पता है कि मुझे जर्मनी में फटना है, मुझे वहाँ पे ट्यूनीशिया में नहीं फटना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पे वॉल्केनो होंगे और वो एक्टिव वॉल्केनो होंगे उनको तो भाई फटना ही फटना है, लेकिन उससे जो प्रभावित लोग होंगे, ठीक है, उसके बचाव के लिए उस कंट्री को क्या करने पड़ेंगे, कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती हैं, ये नेचुरल प्रॉब्लम्स होती हैं और भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैन मेड हैं ऑफकोर्स, वो सारी किसी एक कंट्री के रिजॉल्व करने से ख़त्म नहीं होंगी। सारी कंट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। तो ऐसी तरीके से क्या है, रीजनल कॉपरेशन बन जाता है। एक रीजन की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उस रीजन की सारी कंट्रीज़ क्या होती हैं, एकजुट हो जाती हैं और वो हामी भरती हैं कि हाँ हाँ हम ये सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के तैयार हैं। उसी तरीके की सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनी है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। ठीक है, देखो सार्क के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं। तो लाइक आसियान ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन ओपेक हो गई, ये भी बहुत ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। OIC ऑर्गेनाइजेशन हो गई यहाँ पे, और ब्रिक्स ले लिया हमने। ठीक है, ये भी नई ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनियन ले लिया, EU ले लिया हमने। ठीक है, तो ये सारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसा नहीं है कि आसियान, जैसे कि मान लो आसियान में हम ले लेते हैं कि थाईलैंड है। ठीक है, अब थाईलैंड अपना दोस्त ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका को बना ले। क्यों?
क्योंकि दोनों की डिस्टेंस कैसी है, बहुत दूर है। ये थाईलैंड कहाँ है और अमेरिका कहाँ है, ठीक है। तो ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं। जो एक रीजन में होती हैं, जो एक साथ जो देश होते हैं, वो देश एक जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, उनको निपटने के लिए जब उन्हें सामने और हाथ मिलाना पड़ता है तो वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया को अगर मान लो यहाँ पे इंडिया को रिवर गंगा साफ करनी है तो वो क्या करेगा, हाथ मिलाएगा जाके अमेरिका से के हमें ना रिवर साफ करनी है ऐसे ऐसे, तो चलो तुम लगो काम पे। तो अमेरिका ना 2 झटके देगा कि चलो भाग लो यहाँ से, फूट लो, ना मैंने गंदी की है और ना ही मैं साफ करूंगा। तो इंडिया किसके पास जाएगा, सिंपल सा, इंडिया जाएगा बांग्लादेश के पास, ठीक है। बांग्लादेश वाले लोगों से क्या कहेगा, म्यांमार वाले आसपास के लोग हैं उनसे कहेगा कि देखो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, इम्पोर्ट भी होता है, साथ में रिवर बहुत गंदी होगी, हम इसको मिल के साफ करेंगे। तो ये लोग एग्री करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनकी भी बाउंड्रीज क्या है, म्यांमार की तो नहीं, बांग्लादेश की बता रही हूँ, इनकी बाउंड्रीज क्या है, इन नदियों से लगती हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ रह रहे हैं वहाँ के रिसोर्सेज ये साफ करेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगी और हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखो, सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। रीजनल कॉपरेशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। एसोसिएशन क्या होती है, सिंपल सा वही है, जब 5-6 लोग आके इकट्ठे हो जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। उनके एजेंडा होते हैं, प्लानिंग होती है प्रॉपर, उस तरीके से गोल होते हैं, उसको एसोसिएशन कहते हैं। साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज पड़ती हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं सार्क। देखो ये रहा उसका मैप, ये सार्क का मैप है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज क्या है साउथ एशिया में, ये इंडिया है इधर, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या है श्रीलंका है, यहाँ पे क्या है ये बांग्लादेश। तो इस तरीके से ये सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर क्या बनाया है, सार्क को बनाया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ेंगे कि सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है, कब बना, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है इसके, और फाउंडेड मेंबर्स कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे सार्क के इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। फाउंडेड इन दिसंबर 1987, तो ये डेट याद रखेंगे, ठीक है, कब बना। सार्क बना था 1987 में, ठीक है। फाउंडेड एट ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश में बना, ठीक है। अब देखो बनना और किस कहीं हेडक्वार्टर होना ये डिफरेंट डिफरेंट जगह होती हैं। मान लो कि हम 5 लोग हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 5 लोग हैं, हमने डिसाइड किया कि हम पर्टिकुलर डेट को मिलेंगे, लाइक हम 1985 को मिलेंगे और हम बात करेंगे कि हम सार्क जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिस पे हम सारे लोग मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो डेट हो गई वो क्या होगी, इसकी फाउंडिंग हुई। तो ये जो बातें हुई हैं या फिर जो साइन हुआ है वो कहाँ हुआ है, ढाका बांग्लादेश में। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन सी रीजन में है। तो देखो जब ये साथ आए, इन्होंने बस डिसाइड कर लिया कि सार्क बनाने हैं, तो उसके कुछ गोल भी तो होंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई भी चीज़ फालतू में बना दी है। देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें बनी है ना, किसी न किसी उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। कैसा, चेयर बनाई है तो बैठने के लिए बनाई है, ऑब्वियस सी बात है। लैपटॉप बनाया है तो काम के लिए बनाया है, इंटरनेट बनाया है तो क्या है, कम्युनिकेशन के लिए बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में कोई भी फालतू चीज़ बनाने का आइडिया आया है। हम तभी किसी चीज़ को बनाते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है या फिर उसके कुछ, या हमारे जो नेसेसिटी होती है वो उससे फुलफिल हो रही होती है। तो देखो इसका सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रमोट वेलफेयर। सिंपल सी बात है, वेलफेयर को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। कैसे प्रमोट करेंगे, देखो 1985 में चलते हैं, ठीक है। 1985 में देखो क्या था, 1985 में कुछ ऐसा तो था नहीं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो हर जगह, जैसा कि हम आज देखते हैं, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे एक दूसरे से क्या हो रही थी, एक दूसरे से एग्जिस्टेंस में आ रही थी। कैसे, 1947 में इंडिया आई, ठीक है, जैसे 1949 में चाइना आया, ठीक है, 1947 में ही पाकिस्तान आ गया था। तो इस तरीके से इनका ना ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंडिपेंडेंट हुए लोग किसी ना किसी कंट्री से। कोई कंट्री फ्रांस से हो रही है, कोई स्पेन से हो रही है, और कोई कंट्री पुर्तगीज से हो रही है, और कोई कंट्री ब्रिटिशर से हो रही है। सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर से हुए थे, क्योंकि लगभग उन्होंने 22% वर्ल्ड का जो एरिया था उसको इन्होंने डोमिनेंस में लाया था। कॉलोनी जिसको कहते हैं, कॉलोनी बनाया था। सोचो 22% ऑफ दी अर्थ सरफेस, बहुत बड़ा होता है भाई, लेगेसी थी उनकी। तो फिर इस तरीके क्या है, जब वो छोड़ के चले गए, ठीक है, हमें पूरी तरीके हैंडीकैप बना गए। पहले देखो क्या होता है, अगर मान लो मैं बताऊँ आपको, आपको कोई हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको चला रहा है, ठीक है, आप उसके डिपेंडेंट हो गए, उस पर चल रहे हो, कोई अचानक से छोड़ दे, तो आप पता है क्या कहते हो, लर्न करते हो, सीखते हो खुद से अकेले चलना, खुद से चीज़ें मैनेज करना, कि पैर ये वाला पहले ही रखना है, वो वाला पैर रखना है, तो कोऑर्डिनेशन बनाते हो इस तरीके के। जब इन सारी कंट्रीज़ को छोड़ गए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, इन सब ने अपने 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 रीजन में क्या हुआ, रिवॉल्ट किए। किसी ने हमारे गांधी जी की तरह बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, सेल्फ रिलायंस चलाया, और इस तरीके से स्वराज जिसको कहते हैं, स्वराज की उन्होंने डिमांड की। तो वो लास्ट में क्या हुआ, सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गए। फिर इनके पास पता है बहुत सारी प्रॉब्लम थी। देखो ब्रिटिशर्स गए, गरीबी छोड़ गए, भुखमरी छोड़ गए, एक टूटा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ गए, ठीक है। सब कुछ उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था, परफेक्ट बनाया था अपने हिसाब से, लेकिन जब गए तो सब खराब हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्या करना था, लोगों को वेलफेयर स्कीम लानी पड़ी। कैसे, मान लो यहाँ पे क्या था,
कोई एक सिस्टम नहीं था स्कूल का अच्छा सा, ठीक है, स्कूल का सिस्टम नहीं था, और था तो कुछ भी इस तरीके से नहीं है कि प्रॉपर और रेगुलर सिस्टम हो। तो वेलफेयर के लिए क्या किया गया, देखो विमेन वेलफेयर स्कीम चलाई गई, चिल्ड्रन वेलफेयर स्कीम चलाई गई, ठीक है। और जैसे कि पहले बोलते हैं बॉन्डेड लेबर होता था, उसको हटाया गया। बॉन्डेड लेबर जिसको कहते हैं कि काम करवा लेना लेकिन पैसे वैसे नहीं देना। तो ये सारी कंट्रीज़ की मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है। इस तरीके की लोग गरीब थे, उनका वेलफेयर कैसे करें, कैसे कर सकते हैं। सरकार उनको अपने खजाने में से खाना दे, अपने खजाने में से थोड़ा पैसा दे, रहने के लिए जगह दे, खाने के लिए और छत दे, सॉरी खाने के लिए छत नहीं दे, खाने के लिए खाना दे, रहने के लिए छत दे। तो ये सारे वेलफेयर स्कीम्स भी चलाई गई, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैसे, देखो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं सारे के सारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनते हैं। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ एजेंडा होना, देखो एक दो पॉइंट क्या होता है एक दूसरे में नहीं होते, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ सब में होता है। सबको डेवलप बनना है, ठीक है। सब इस भागदौड़ में लगे कि हम पहले। तो इस तरीके से सब क्या करते हैं, एक दूसरे बड़े से बड़े जो देश होते हैं डेवलप होते हैं उनसे क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। उनके क्या बन जाते हैं, उनके पार्टनर बन जाते हैं छोटे मोटे, कि हाँ भाई तुम हमें ये दे दो, हमारा ये लीज पे ले लो, कि हमारे यहाँ रहने आ जाओ, हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर दो, तो हमारी थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी, हम भी थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक जिसके फ़ायदे होते हैं वो तो दिखता ही है, ठीक है। कॉपरेशन में साउथ एशियन नेशन, और देखो कॉपरेशन बना रहा है साउथ एशियन नेशन के लिए, तो इसलिए और सार्क ऑर्गेनाइजेशन आया था। कॉपरेशन इन देशों में क्यों बना रहा है, तो यहाँ पे आपका पड़ोसी रह रहा है, यहाँ पे पड़ोसी रह रहा है, यहाँ पे पड़ोसी रह रहा है, यहाँ पे पड़ोसी रह रहा है, ठीक है। ये आपके परमानेंट घर बने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने रहना है फिर कहीं चले जाना है। ये आपके सारे परमानेंट सेटलमेंट है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सी बात है ये सोचोगे ना कि इन सारे लोगों से रिश्ते ऐसे अच्छे रखें कि हमें कभी भविष्य में ज़रूरत पड़े तो हमारे काम आ सके। ऐसा तो नहीं हो आपके दूर की जो यहाँ पे 20 किलोमीटर, जो 20 किलोमीटर 2000 किलोमीटर आपकी बुआ रह रही है मान लो, उनसे आपने अच्छे रिश्ते कर लिए, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हो, पहले पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे करते हो ताकि वो क्या कर रहे हैं, आपकी मदद कर सके काम में, ठीक है। रिश्तेदार तो हमेशा फिर लेट आते ही हैं। तो इस तरीके से साउथ एशियन के नेशन एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है, क्योंकि सबको कोऑपरेशन चाहिए था। और साउथ में ना, साउथ एशिया में ऐसी कोई इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन थी भी नहीं जिसको ये लोग काम कर सके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में। उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे अपना ऑफिस बनाएंगे, हमारा हेडक्वार्टर यहाँ नेपाल में होगा, हमारी सबमिट, हमारी मीटिंग वगैरह सब हेडक्वार्टर में होंगी, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है हेडक्वार्टर का, 1987 में। 1985 में ऑर्गेनाइजेशन बनी, 2 साल लगे इसको हेडक्वार्टर को इस्टेब्लिश करने में। और देखो हेडक्वार्टर में फंक्शंस क्या होते हैं, देखो हेडक्वार्टर क्या होता है, एक ऑफिस टाइप का होता है, उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसमें हेड होते हैं, एचआर होते हैं, सारे लोग होते हैं, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल ऑफिस में होता है वो सारे काम करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या इसमें है कोऑर्डिनेशन ऑफ सार्क एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेट किया जाता है सार्क एक्टिविटीज़ को, जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, और किसने क्या लिया, कहाँ से कौन गया, मीटिंग कहाँ होनी है, कौन से प्रेसिडेंट किससे मिलने आ रहे हैं, सार्क के ही जो मेंबर है। ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया की ये लोग खबर रख रहे हैं, नहीं, जो सार्क में रिलेटेड काम है उनकी ये सारी चीज़ें रख रहे हैं। दूसरा क्या है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन। देखो सार्क में जो लोग मिलते हैं, सबमिट या मीटिंग होती है, उसमें पॉलिसीज़ बनती हैं, एक्ट बन जाते हैं आगे चल के कि हमारा ये, हमने ये आर्टिकल लिखा है, इसमें ये है वो है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन भी तो देखना है। ऐसा तो नहीं हो सकता नरेंद्र मोदी सार्क की मीटिंग में गए हुए हैं और फिर वही देख रहे हैं कि बताओ हमने ये काम कर पाया, हमने जैसे कि मान लो यहाँ पे एक फंड है, हमने एलोकेट किया है 5 लोगों में 1-1 करोड़ का, तो मोदी जी थोड़ा ना देखेंगे इन देशों में जाके ये लोग सही से एलोकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ देखेंगे भाई, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब फंड का एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से फंड निकाल रहे हैं अपने ऊपर ऑर्गेनाइजेशन से, फिर इनसे रिपोर्ट मांगेंगे, चलो हमने तुम्हें जो 1 करोड़ दिया था तुम्हें पूरी रिपोर्ट दो, तुमने प्राइमरी एजुकेशन पे कितना खर्च किया, ठीक है, तुमने हेल्थ सेक्टर पे कितना खर्च किया, तुमने विमेन पे कितना खर्च किया, हमें पूरी रिपोर्ट दो। फिर ये जो पूरी रिपोर्ट होगी वो कहाँ जाएगी, यहाँ पे सबमिट होगी, ठीक है। इसके ये काम करेंगे कि हमने ये किया। भाई जब हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए ना ये चीज़ हमने कैसे की है, कब की है, क्यों की है। ऐसा तो नहीं हमने छोड़ दिया पैसे दे के, पता लग रहा है वो सारे अपने अपने देशों में ठेके खोल रहे हैं, मजे से टैक्स वसूल रहे हैं और अपनी मौज मस्ती काट रहे हैं, और जनता बेचारी भूखी मर रही है। सेक्रेटोरियल सपोर्ट होता है, सेक्रेटरी वगैरह सारे होते हैं ऑफिस में, हेडक्वार्टर में, जो क्या करते हैं डेली वर्क करते हैं, कामों को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सार्क के मेंबर कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये याद रखेंगे, एक तो सार्क का फॉर्मेशन याद रखेंगे, उसके मेंबर कंट्रीज याद रखेंगे, ठीक है, और कौन से रीजन में बनी है वो याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो सार्क में कितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन से, ये हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये देखो ये जो 8 कंट्री हैं इनको मैप में देखना, ठीक है, सारी की सारी पास एक दूसरे चिपकी हुई हैं, ये नहीं है कि कोई इधर भाग रहा है तो उधर भाग रहा है। देखो अफगानिस्तान कहाँ पे है, यहाँ पे मान लो हमने अफगानिस्तान मान लिया, तो बांग्लादेश यहाँ पे है, ठीक है, देखो वो स्क्वायर बन गया। तो फिर भूटान कहाँ है, भूटान यहाँ पे है, ठीक है। इंडिया का है, इंडिया यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, हम अच्छे लोग हैं ना इसलिए। मालदीव्स का है वो इधर है, ठीक है। नेपाल का है वो भी इधर है, ठीक है। श्रीलंका का है बिल्कुल यहाँ है,
और कहाँ बचा इसमें, पाकिस्तान कहाँ बचा, ये रहा पाकिस्तान। चलो तुमको भी थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। तो ये सारे कंट्रीज है, इसको थोड़ा दूर बना दिया, कोई बात नहीं, तुम भी पास आ जाओ। तो देखो कितना ये है, ये एरिया है, ये पूरा क्या है, एक रीजन है। सारे काम यहीं होने हैं, सारे जो मुद्दे वगैरह डिस्कस होने हैं इससे रिलेटेड रीजन से, वो यहाँ पे होने हैं। वो कहाँ होंगे, सार्क ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। ठीक है, हम आसपास यहाँ पे रह रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, वो चीज़ देखेंगे। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ क्या होती हैं, देखो एक तो होती है मेंबर कंट्री, होती है ऑब्जर्वर कंट्री। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ ये होती हैं जब देखो कोई मीटिंग वगैरह होती है तो ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इन लोगों के लोग आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जैसे कि वहाँ के कोई मिनिस्टर वगैरह आ गए, वो मीटिंग में आके देख रहे हैं ये लोग काम क्या कर रहे हैं, ये लोग काम कैसे कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ होते हैं ये भी इसके मेंबर बन जाते हैं कभी कभी। जैसे कि इसके ऑब्जर्वर कंट्री में USA है, चाइना है, EU है, जापान है, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये सारे हैं। इनका क्या है, ऑब्जर्व मीटिंग। ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये लोग अपनी प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। हाँ, चीटर्स होते हैं एक तरीके की, कि मतलब कहाँ पहुँच गया। हाँ, तो ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से ये देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं मीटिंग कैसी हो रही है। सपोर्ट डेवलपमेंट को कभी कभी सपोर्ट भी करते हैं। कैसे, मान लो इन्होंने कोई एलोकेशन निकाला 5,000 करोड़ का, ठीक है, उसमें कुछ थोड़े से 1 करोड़ कम पड़ रहे हैं, तो USA ने कहा चलो ठीक है हम तुम्हें दे देते हैं 1 करोड़ रुपए, हमने तुम्हें दे दिया, हम तुम्हारी ऑब्जर्वर कंट्री हैं और तुम लोगों को जब पास हो जाए तब तक हमें दें, तब तक इसका इंटरेस्ट हमें देते रहना। इस तरीके से होता है। ठीक है, और प्रमोट डिप्लोमेसी, और ये डिप्लोमेसी को भी बढ़ावा देते हैं। कैसे बढ़ावा देते हैं, मान लो यहाँ पे नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रम्प आए हुए हैं, शी जिनपिंग आए हुए हैं, ठीक है, और भी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे सारे लोग हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी तो यहाँ पे सार्क की मीटिंग करने गए थे अपना, ठीक है, लेकिन इनको कौन दिख गए, यहाँ पे इनको ट्रम्प दिख गए। तो उन्होंने कहा अरे नमस्ते कैसे हो। फिर ये लोग पास आ जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर ये कान में कह देंगे ट्रम्प ऐसा है, तुम सार्क की मीटिंग ख़त्म करो और चलो हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन। तो नरेंद्र मोदी चल रहे ठीक है बाद में बात करेंगे, यहाँ पे कोई सुन ना लेगा। तो डिप्लोमेसी से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है भाई, जब नेता आपस में मिल रहे हैं तो जरूर थोड़ा ना जिस मुद्दे के लिए गए हैं वही काम करें, और भी चीज़ें कर सकते हैं। वो किसी से बात करें, बातों बातों में पता लगे उनका कोई मोटिव है जो वो कंट्री कोई और ना फुलफिल करके वो कर रही है, उसने उसको बता दिया कान में कि देख हम एक ग्रुप बना रहे हैं, तू उसका मेंबर बनेगा, तो कहते हाँ हाँ हम उसके मेंबर बन जाएंगे। तो इस तरीके डिप्लोमेसी को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ओपन डिप्लोमेसी होती है एक कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है कि हम खुले में खुला बताते हैं सबको ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है। ठीक है, अगर देखो ऐसा नहीं होगा तो हमें पता ही लगेगा, एक डिटरेंस की कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाएगी। वो क्या होता है, वो ये होता है कि मान लो हम हैं, ठीक है, तो सबको पता है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान को पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमें पता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को पता है उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर मान लो पाकिस्तान ने हमेशा से छुपाया होता उसके पास न्यूक्लियर वेपन है और उसने अचानक से ईरान पे या फिर इंडिया पे मान लो न्यूक्लियर डाल दिया होता, तो सारे उसका खात्मा कर देते। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ओपन डिप्लोमेसी होता है, ताकि कोई एक दूसरे के उसमें ना रहे, चिड़ में ना रहे और एक दूसरे पे शक ना बनाए रखे। वरना हमेशा पाकिस्तान सोचता पता नहीं इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर हैं, मेरे पास तो 4-5 ही हैं, उसके पास पता नहीं 50-60 ना हो। तो इस तरीके से क्या होता है, एक कन्फ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और इसको दूर करने के लिए हमने ओपन डिप्लोमेसी को अडॉप्ट किया। हमने नहीं, पूरे वर्ल्ड ओपन डिप्लोमेसी करता है। ठीक है, इसी तरीके से टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज। अब देखो इसके मीटिंग और सबमिट के बारे में पढ़ेंगे। मीटिंग और सबमिट क्या होती है। फर्स्ट सबमिट इसका हुआ था ढाका में, ठीक है, 1985 में। OBS था जो मैंने बताया था। इसका लास्ट सबमिट हुआ था 18th, ठीक है, 2014 में हुआ था काठमांडू में। ठीक है, ये काठमांडू में हुआ था, और जो इसका 19th सबमिट था वो कैंसिल हो गया था ड्यू टू टेंशन के। टेंशन किसके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि 2016 में आपको पता है क्या हुआ था। ठीक है, जो 2016 में हम लोगों की जो वॉर हो गई थी, झड़प हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उस वजह से क्या हुआ था, ये नहीं हो पाई, क्योंकि इंडिया ने साफ मना कर दिया था हम पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और इसकी मीटिंग कब होती है, हर 1-2 साल में हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लोग सालों तक टाले पड़े हैं, नहीं, हर 1-2 साल में इसकी मीटिंग हो जाती है आराम से। ठीक है, अब हम देखो इसके की ऑब्जेक्टिव्स और एजेंडा के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एजेंडा क्या है। ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ठीक है, बन गई। मेंबर सेलेक्ट कर लिए, हाँ सिलेक्ट कर लिए। किस चीज़ पे काम करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। रीजनल पीस और स्टेबिलिटी पे बात करेंगे। ठीक है, कोई किसी पर लड़ाई नहीं करेगा, कोई किसी के घर पे नहीं घुसेगा, कोई किसी का घर नहीं लूटेगा। ठीक है, पीस बनाए रखेंगे आराम से। पीस रहेगी तो हमारे प्रॉस्पेरिटी रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी तो हंगर खत्म होगा, हंगर खत्म होगा तो हमारे लोग क्या करेंगे, सस्टेन कर पाएंगे। देखो अल्टीमेटली गोल क्या है ह्यूमंस का, हमारी लाइफ को ईजी बनाना, हमें सिक्योर करना, हमारी सेफ्टी करना। हम सब ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आज अगर हम मान लो किसी घर में रह रहे हैं, एक मड के घर में रह रहे हैं, तो हम मेहनत करते हैं कल किस लिए, ताकि हमारे पास पक्का हाउस हो, ठीक है, हम उसमें रह सकें। तो हमारी लाइफ की सेफ्टी के लिए हम जिंदगी और काम करते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई कह दे कि नहीं नहीं हम अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए नहीं, हम किसी और चीज़ के लिए काम करते हैं। पूरी दुनिया लाइफ सेफ्टी के लिए काम करती है। ठीक है, हम यही देखते रहते हैं,
हम कब सिक्योर हों, हमारा मेंटल पीस कब हो, हमारी वेल्थ बनी रहे, और जो बनी है वेल्थ उससे और हम वेल्थ को इंक्रीज़ करते रहें। और देखो, और इसका क्या काम है, स्टेबिलिटी रहे रीजन में। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, अभी देखो क्या हो गया था, अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन हो गई थी, ठीक है, उसने पहलगाम में अटैक कर दिया था, ठीक है, 22 अप्रैल को। तो क्या हुआ, इस टेंशन में क्या हो गया था, दोनों देश एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे, तो आसपास के देश भी तो कांप रहे थे इस बात से। उन्हें ये डर लगा रहा था कहीं इंडिया क्या करे, कहीं पाकिस्तान को न्यूक्लियर से उड़ाना दे। और ऊपर से बहुत सारे लोग ये भी डर रहे थे कि कहीं न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान इंडिया पर नहीं छोड़ दे। तो ये लोग सब क्या करते हैं, आपस में इकट्ठे होकर नेगोशिएट करते हैं, अरे तुम ऐसा मत करना, वो मत करना, अगर तुमने किया तो हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमारे रिसोर्सेज खत्म होंगे। और देखो मतलब किसी का भला कैसे ही होगा वॉर से, इस तरीके से समझाते हो जाते हैं, फिर ये लोग समझ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। फिर दूसरा क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन। इकोनॉमिक कॉपरेशन तो हर चीज़ में होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है जिसमें इकोनॉमिक कॉपरेशन ना हो, क्योंकि हर कंट्री को आगे बढ़ना है, हर कंट्री को पैसा कमाना है, हर कंट्री को अमीर बनना है, डेवलप बनना है। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन तो भाई ज़रूरी होगा। वो बताएगा कि हमारी कंट्री में तुम्हारे 100 प्रोडक्ट्स जाएंगे तो तुम उस पर प्लीज़ टैक्स जो टैरिफ वगैरह होता है वो कम लगाना। वो कहेगा हमारे भी तुम्हारे कंट्री में 50 जाएंगे, तुम उनको टैक्स फ्री कर देना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, ठीक है। दूसरा क्या, तीसरा इसमें क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन। देखो पॉवर्टी एलिवेशन पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, अभी तक इसको हमने निपटाया नहीं है। पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, जहाँ तक कि डेवलप नेशन है वहाँ पे भी भिखारी आपको रोड साइड देखने को मिल जाएंगे। तो ये हंगर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे हर साल हंगर की वजह से मारे जाते हैं, ठीक है। उन्हें खाना नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता। खाना और न्यूट्रिशन जो छोड़ो, 2 वक्त का खाना ढंग से नहीं मिल पाता उन्हें, मतलब कभी कभी तो भूखा सोना पड़ता है इस तरीके से। तो पॉवर्टी एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो हर कंट्री अडॉप्ट करती है हर तरीके से, ठीक है। फिर क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। देखो डेवलप बनने के चक्कर में इतना ज़्यादा आपने एनवायरनमेंट को धज्जियाँ उड़ा के रख दी ना पूरी तरीके से, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। देखो एनवायरनमेंट रहेगा तो हम रहेंगे, और हम रहेंगे तो फिर एनवायरनमेंट रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब हम नहीं थे तब भी एनवायरनमेंट था, तब ज़्यादा अच्छा था आई थिंक। लेकिन हाँ, हमारी ड्यूटी है, हम रह रहे हैं, हम अर्थ को शेयर कर रहे हैं और लिविंग बींग से, तो हम उनके लिए इतना बेकार ना बना दे कि रहने लायक ही ना रहे, ठीक है। तो हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट करना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में ये वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को देखना है, एनिमल्स को देखना है, और एनिमल हैबिटेशन को बचाना है इस तरीके से, ठीक है। हंटिंग वगैरह बचानी है इलीगल, तो ये सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन पे काम करना है, ठीक है। हम तुमसे टेक्नोलॉजी लेंगे, तुम हमसे टेक्नोलॉजी लो, ठीक है। हमारे बच्चे तुम्हारी कंट्री में पढ़ने आएंगे, तुम्हारे बच्चे हमारी कंट्री में जाएंगे, तो हमारे बच्चे तुम्हारी कंट्री में पढ़ने के लिए आएंगे तो तुम उनकी सेफ्टी का ध्यान रखोगे, और तुम्हारे बच्चे जब हमारी कंट्री में आएंगे तो हम उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम बाहर जाते हैं, हम MBA BBA और ये जो MBBS हो गए, इन सबको करने के लिए कहाँ जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं। तो वहाँ पे सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा, वो देश के लोग रखेंगे, ठीक है। और उन देशों के जो स्टूडेंट्स हमारे देश में आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा, हम रखेंगे, और भी सी बात है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से क्या होता है, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। हाँ, और लास्ट पॉइंट है इसमें कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। देखो हमारे कल्चर में कभी जीन्स नहीं थी, हम कभी जीन्स नहीं पहनते थे, हम साड़ी पहनते थे, ठीक है। लेकिन कल्चर कैसे एक्सचेंज हुआ, जब इंडिया के लोग कहाँ गए, अपनी कंट्री से बाहर गए, डेवलप्ड नेशन में गए, कहाँ गए, UK गए, ठीक है, अमेरिका गए, और भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रांस वगैरह गए, देख रहे हैं वहाँ पे वाओ जीन्स पहनी जा रही है, कितनी फैशनेटिंग है, तो वो वहाँ से जीन्स उठा लाए, ठीक है, और अपनी कंट्री में आके क्या किया, उन्होंने जीन्स पहनना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज होता है। अब देखो होली है, दिवाली है, दुनिया के हर कोने में मनाना शुरू है, क्योंकि भारत के लोग ना दुनिया के हर कोने में पहुँच गए हैं, और वो जहाँ भी जाते हैं भाई अपने मेजर फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी उनको ज्वाइन करते हैं, हमारे जो उनके जो फेस्टिवल्स होता है उनको हम ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से क्या है, कल्चरल ट्राइब्स को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन से। देखो अचीवमेंट्स क्या है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन की हम अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सार्क डेवलपमेंट फंड। तो उन्होंने एक फ़ंड बनाया है सार्क डेवलपमेंट फ़ंड के नाम से। ये क्या करता है, फंडिंग करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। मान लो कि सारी कंट्री ने क्या किया, मिलकर डिसाइड किया कि हम ना एक टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, राइटिंग पे मत जाना, बहुत गंदा राइटिंग मेरा। यहाँ पे हम टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हैं, और इसके लिए हमें मान लो 8 मेंबर कंट्री नहीं तो 8 करोड़ रुपए चाहिए। 800 करोड़ नहीं, 8 करोड़ कर देती हूँ, बहुत हो गए। तो हमें 8 करोड़ रुपए चाहिए, और ये क्या करेंगे, सारे कंट्री हमें 1-1 करोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस पूरे फंड को कौन मैनेज करेगा, ये करेगा, सार्क डेवलपमेंट फंड मैनेज करेगा, ठीक है। या फिर कोई कंट्री ऐसी है जिसने कोई भी क्या किया, डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाला, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम, चलो
जल शक्ति मिशन निकाल दे रही हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी एग्जाम प्रोग्राम निकाल दे रही हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन हम पैसे मांग सकते हैं किससे? यहाँ पे जाके सार्क अचीवमेंट में या फिर सार्क डेवलपमेंट फंड में जाके उनसे कह सकते हैं कि हमें आप पैसा दे दीजिए, जब हमारे पास पैसा है हम वापस कर देंगे। तो ऑफकोर्स वो देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि तुम उसके मेंबर हो, तुम उसके ट्रस्टी पार्टनर हो उसके, ठीक है। दूसरा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब है कि तुम हमारे यहाँ से अपना सामान फ्री में पास करो, हम तुम्हारे यहाँ से पास करेंगे। ना तुम हमारे गुड्स पे टैक्स लोगे, ना हम तुम्हारे गुड्स पे टैक्स लेंगे। कोई जब टैक्स नहीं होगा तो यहाँ का जो सामान होगा वो यहाँ आएगा, और जो यहाँ का सामान है वो यहाँ जाएगा, ठीक है। इस मार्केट में जाएगा, मतलब इस देश में जाएगा और ये इस देश में जाएगा। रीजनल सेंटर्स बने हैं, हर रीजन में अलग अलग सार्क के सेंटर बने। कैसे? एक इंडिया में बना होगा सार्क का ऑफिस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे श्रीलंका में भी बना होगा, यहाँ भूटान में भी सार्क का ऑर्गेनाइजेशन बना होगा, ऑफिस बना होगा, यहाँ नेपाल में, तो सारे रीजनल सेंटर्स बने हैं, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं डिप्लोमेट्स वो एक दूसरे में आते हैं, यहाँ के जो हैं वो यहाँ चले जाते हैं, यहाँ के होते हैं वो यहाँ के चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से मीटिंग होती रहती है। फिर है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो सारे बच्चे हैं भाई, जो दिल्ली में है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तो क्या होता है यहाँ पे क्या है कि जितने भी बच्चे हैं जिन इन कंट्रीज़ के, वो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ सकते हैं आराम से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें आराम से एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि वो इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। और जो पर्टिकुलर हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे हैं, तो होता है ना जब दोस्तों के बच्चे हैं तो थोड़ा अच्छे से ट्रीट करते हैं तो उस तरीके से। अब देखो चैलेंजेस भी क्या हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा अच्छा चलता है, बुरे दिन भी आते हैं। इसमें पहला है पॉलिटिकल टेंशन्स। पॉलिटिकल टेंशन क्या होती है, हमने देख ही ली है। पाकिस्तान भी मेंबर है और इंडिया भी मेंबर है, दोनों के बीच में हो गई ना लड़ाई, पहलगाम हुआ था ना अभी, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो सिर्फ हम थोड़ी ना डरे थे, ये बाकी के देश भी तो डर गए थे। मान लो अगर पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो जाते और पाकिस्तान और इंडिया बोल देते हमारी साइड कौन है, और उससे बोल देते इंडिया से कि तुम्हारी साइड चलो कौन है, तो ये सारी कंट्री क्या होती है, हाफ हाफ डिवाइड हो जाती, ठीक है। और इन्हें डिवाइड होने में भी क्या होता है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाती, टूट जाती। भाई अलग अलग हो गए हो तुम, फिर कोई किसी का दुश्मन नहीं रहता, फिर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन थोड़ी ना रहते। बांग्लादेश हो सकता है कि उधर नेपाल का दुश्मन बन जाए, श्रीलंका हो सकता है उधर अफगानिस्तान का दुश्मन बन जाए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती थी। दूसरा क्या है, स्पेशली इंडिया, और देखो स्पेशली इंडिया और भाई इंडिया पाकिस्तान का ही इन्होंने डाला है, क्योंकि यही बहुत लड़ते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। क्योंकि टेंशन पाकिस्तान करता है और इंडिया को इसको रिटेलिएट करना पड़ता है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट क्या है, स्कीम बन गई, पॉलिसी बन गई, फंड एलोकेट नहीं हो रहा है, ठीक है। एलोकेट हो गया फंड तो पता ही नहीं कहाँ गया, कुछ इसका वो नहीं है, मतलब अच्छे से बनती हैं। देखो ऐसा नहीं होता कि सारी, मतलब इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब खराब होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने, जैसे मान लो हमने कोई प्लान बनाया, वो कामयाब नहीं हो पाया, तो उसको क्या होता है, हम लोग कहते हैं चलो ये डिस्कार्ड हो गया, ख़राब हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ट्रेड बैरियर्स, कुछ कुछ कंट्री ने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, ठीक है। हमने दो कंट्री में यहाँ पे और यहाँ पे कह दिया कि हम दोनों एक दूसरे से नहीं लेंगे, लेकिन जो ये वाली कंट्री बैठी है इसने इससे कह दिया, इस वाली कंट्री से, कि नहीं हम तो लेंगे, तुम अगर 100 सामान लाओगे ना तो उस पर 100 रुपये लग जाएगा तुम्हारा टैक्स। तो इस तरीके से क्या है, ट्रेड बैरियर्स भी हैं। अब भाई तुम्हारा ये ज़्यादा पक्का वाला दोस्त है ये वाला, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, लेकिन ये दोनों ही सार्क के मेंबर हैं, तो ये भी क्या है, एक चैलेंज आता है हमारे पास, ठीक है। एंड द लैक ऑफ कनेक्टिविटी एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट भी नहीं है, बिल्कुल भाई ट्रस्ट नहीं। पाकिस्तान के केस में देख लिया कि हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और कभी कभी क्या है कि हमारी कनेक्टिविटी भी वीक है। कैसे वीक है, कनेक्टिविटी कैसे होती है, वाटर के थ्रू होती है, ठीक है, लैंड के थ्रू होती है और एयरवेज के थ्रू होती है। तो अगर मान लो हमारे यहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी इस तरीके से वीक है, जाने के लिए जगह ही नहीं है, हमें अपने देश में यहाँ पे सामान भेजना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नदी बनी हुई है, ठीक है, लेकिन वो पानी, उसमें पानी में जाने लायक ही नहीं है। ये क्या हुआ, ये एरिया ब्लॉक हो गया, ठीक है। जंगल के रास्ते जा रहे हैं, वहाँ पे भी क्या है, ब्लॉक हो गया। इस तरीके से कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम दी गई, लैक ऑफ कनेक्टिविटी। और देखो साउथ एशियन रीजन में लैक ऑफ कनेक्टिविटी भाई बहुत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतनी उधर नहीं है, जैसे कि अटलांटिक ओशन है, बिजीएस्ट ओशन रहता है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया है भाई, जो सामान आराम से पहले पहुँचता था 10-12 घंटे में, 3-4 घंटे में आराम से शिप के थ्रू बढ़िया से उसमें पहुँच जाता है, ठीक है। तो वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी है, कॉमर्स होता रहता है हर टाइम में, वहाँ पे बोट स्टीम्स वगैरह चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, चैलेंज है। अब देखो इसको फ्यूचर विजन्स है, साथ में काम कर रहे हैं तो साथ में कुछ सोच भी रहे होंगे, ठीक है। जब दो लोग साथ होते हैं तो अपना फ्यूचर भी साथ देखते हैं ना
तो देखो साथ में क्या देख रहे हैं, स्ट्रेंथन रीजनल टाइज, हम टाइज को क्या करेंगे और बढ़ाएंगे। बूस्ट इंट्रा सार्क ट्रेड, अब देखो इंट्रा सार्क ट्रेड क्या होता है, ये पूरे सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे सारे मेंबर हैं, इसमें 8 मेंबर, ये चाहेंगे कि हम इसके बाहर जो मेंबर्स हैं उनसे जाके क्या करें, अमेरिका से मान लो हम इनसे ज़्यादा अमेरिका की टाई अप करें, ठीक है, इनसे हम हेल्प लें, इनसे अगर हमें कोई ज़रूरत पड़े तो इनसे हम आराम से लें। ये सारे मेंबर्स कहाँ, यहाँ पे जापान में हैं, ठीक है, जापान से वाले से भी कह दिया कि हमें देखो ऐसे ज़रूरत पड़े तो तुम भी कर, तो इनसे आप इनसे भी रिश्ते मजबूत करने के लिए क्या करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, इनसे डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये चीज़ है कि हमें बूस्ट करेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि सार्क में हम सिर्फ इतने मेंबर हैं तो इतने ही रहेंगे, हम हो सकता है और भी सारे मेंबर्स को इसमें ऐड कर सकेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल का कॉन्टैक्ट हमको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। हमारी कंट्री के लोग तुम्हारी कंट्री में जाएंगे, तुम्हारी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में जाएंगे, आप ऐसे इनको एनवायरनमेंट देंगे काम करने का, रहने का, खाने का, सुइटेबल कल्चरल एनवायरनमेंट, जिससे क्या है दोनों पीपल एक दूसरे के कंट्री में जा सके। देखो आज इंडिया के लोग पूरे देशों में जाके घूमते हैं, मस्ती से रहते हैं, तो ये किसकी वजह से भाई, हमने वो रिलेशन बनाए हैं इंडिया में। पता लगे तुम किसी देश में जा रहे हो, वहाँ पे तुम्हें मार दिया गया, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी एनिमी कंट्री है, वहाँ मत जाओ, ठीक है। एडवाइजरी पहले जारी हो जाती है कि वहाँ मत जाना, वो ऐसी कंट्री है हमारे लिए, तो वहाँ खतरा, फिर तो तुम अपने ही उस पर खतरे पे जाते हो उस देश में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इंप्रूव करते हैं पीपल टू पीपल टाइप। अब भाई पीपल का मूवमेंट तो तुम रोक नहीं पाओगे, तो अर्लीस्ट स्टेजेस से होता हुआ आ रहा है, और ऊपर से हम यार इंसान है, हमें भी घूमने का हक है, तो हम क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोर करते हैं, जाते हैं। और पिछले कुछ सालों में तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत बहुत ज़्यादा घूमना फिरना। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, कैसे है, मान लो हमारे उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से यूज़ हो रही है, हमारे पास नहीं है, उनसे ले ली, या फिर उनके इक्विपमेंट्स हमने ऐसे ले लिए जो हम नहीं बना सकते, ठीक है। हमने अपने वर्कर्स वहाँ पे कुछ ऐसे भेज दिए जो वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बना रहे हैं, इंजीनियर्स भेज दिए वहाँ पे मान लो, ठीक है, या फिर उनकी कोई मशीन ख़राब हो गई तो हमने अपने यहाँ पे मैकेनिक वहाँ भेजे हैं, तो इसके लिए क्या होता है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। पीस डिप्लोमेसी, वही पीस की बात करेंगे सारे लोग, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सब प्यार से और आराम से रहेंगे, इस तरीके से इनके फ्यूचर विजन्स थे। तो देखो इसके कंक्लूजन में क्या निकल के आया इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, यही कि सार्क इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन, यूनिटी और कॉपरेशन का सिंबल है साउथ एशिया में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि भाई ऑफ कोर्स इंडिया इसमें जुड़ गया है, श्रीलंका है, और ये सारे देश काफ़ी बड़े बड़े हैं और काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है इनकी, तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है बिल्कुल। विद पॉलिटिकल विल इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी पावरफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसके पास पोटेंशियल अभी है नहीं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हाँ इसके पास पोटेंशियल है कि ये बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है अगर पाकिस्तान अच्छे से चले, श्रीलंका अच्छे से चले, ये सारे नेशन पता है थोड़ा अकल से चले ना बढ़िया तरीके से, तो ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, ठीक है। देखो इसके रेफरेंसेस क्या थे, सार्क ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, गवर्नमेंट सोर्सेज और आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स है, ठीक है। तो ये सब कुछ था सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आसियान के बारे में, ओपेक के सारे नेशंस के बारे में और सारे रीजनल जो कॉपरेशंस बने हैं, रीजनल फोरम बने, उन सब के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके बाय।